नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका इस सत्र में स्वागत है। मैं मनीष शर्मा, प्राध्यापक अर्थशास्त्र, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, इंस्टीट्यूट फॉर एक्सेलेंस इन हायर एजुकेशन, भोपाल से हूँ। इस सत्र में हम आपको मध्य प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में एमए यानी कि स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में जो प्रश्न पत्र आपको पढ़ाए जाएंगे उनके बारे में मैं आपसे थोड़ी बातचीत करूंगा। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने अर्थशास्त्र विषय का चयन किया है। आज की परिस्थिति को अगर हम देखते हैं, रोजगार परक विषयों में अर्थशास्त्र एक अग्रणी विषय होता जा रहा है। अर्थशास्त्र में अगर आपने स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है तो आपके लिए आगे और बहुत सारे आयाम खुल जाते हैं। आगे आपके एमए या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में जब आप रिसर्च करेंगे या फिर जब आप नेट या आप यूजीसी के या और किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो अर्थशास्त्र का जो स्नातकोत्तर स्तर का जो पाठ्यक्रम मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्मित किया गया है, यह आपको बहुत ही सहयोग करने वाला है। इसलिए मैं आप सबसे यह निवेदन करता हूँ, मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस पाठ्यक्रम के यूनिट वार हर एक इकाई में जो जो विषय जिस तरह से दिए गए उनका आप गहन रूप से अध्ययन करें। इसके पश्चात पोस्ट ग्रेजुएशन जब आप कोर्सेज करेंगे या विभिन्न नौकरियों के लिए आवेदन करेंगे, जैसे कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या और भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां आपके लिए रोजगार के मार्ग खुले हुए हैं, जहां का एसेंशियल मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो एमए इन इकोनॉमिक्स है। तो ऐसे में आपको अपने पाठ्यक्रम से रूबरू होना, पाठ्यक्रम के बारे में जानना, पाठ्यक्रम को समझना, पाठ्यक्रम में आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसके बारे में अच्छे से जानकारी होना आपको आगे की इस तैयारी के लिए बहुत मदद करेगी। चूँकि आपने अर्थशास्त्र लिया है तो इसमें बहुत सारे हमारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनका यूजी लेवल पर यानी कि अंडर ग्रेजुएट स्नातक स्तर पर अर्थशास्त्र विषय न रहा हो। विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के तहत कुछ ऐसे विषय के छात्र जिनका स्नातक स्तर पर अर्थशास्त्र विषय नहीं रहा है, इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट नहीं रहा है, वो भी एमए इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। तो उनके लिए हो सकता है कि अर्थशास्त्र थोड़ा सा अचरज भरा या थोड़ा कठिन सा विषय लग रहा हो, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि अर्थशास्त्र जो है वो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कहलाता है। जो हम समाज में देख रहे हैं, जो समाज में अनुभव कर रहे हैं, उन्हीं अनुभवों को, उन्हीं आर्थिक क्रियाओं को, उन्हीं आवश्यकताओं को समझते हुए अर्थशास्त्र विषय का परिकल्पना की गई है। अर्थशास्त्र विषय सिर्फ अर्थ का अध्ययन नहीं है, इसमें हम सिर्फ मनी का स्टडी नहीं करते हैं, हम इसमें स्कैरसिटी का, जो हमारे रिसोर्सेस हैं, इन रिसोर्सेस को किस तरह से हम यूटिलाइज करें, इन रिसोर्सेस से हम किस तरह से अपने समाज की, राष्ट्र की उन्नति में हम सहायक बना सकते हैं, किस तरह से हम अपने राष्ट्र को विकास के पायदान पर ला सकते हैं, इन सभी के लिए जो है अर्थशास्त्र का अध्ययन जो है वो आवश्यक हो जाता है। इसीलिए जब हम अर्थशास्त्र विषय के पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर जब हम सिलेबस का निर्माण करते हैं तो हम अर्थशास्त्र को मूलतः दो भागों में बांटते हैं। एक थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स, दूसरा अप्लाइड इकोनॉमिक्स। थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स जिसमें हम थ्योरीज की बात करते हैं, लॉज की बात करते हैं, क्योंकि थ्योरीज और लॉज ही जो है हमारे बिहेवियर को आधार देता है, बेस देता है। हम कोई भी पॉलिसी या प्लानिंग करते हैं तो उसके पीछे हमारा थ्योरेटिकल फॉर्मुलेशंस रहते हैं। हमारी जो सोच, सैद्धांतिक सोच रहती है, वो उस पॉलिसी या जो हम नीति नियमन करते हैं उसमें वो सहायक होती हैं। तो एक पेपर, हम कुछ पेपर जो है वो थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, सैद्धांतिक पढ़ते हैं, और कुछ पेपर हम प्रैक्टिकल पढ़ते हैं या अप्लाइड पढ़ते हैं। थ्योरेटिकल पेपर्स जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, इस तरह की पेपर है। और अप्लाइड इकोनॉमिक्स जैसे कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, डेमोग्राफी या फिर इंडियन इकोनॉमिक्स
या रीजनल इकोनॉमिक्स, इस तरह के पेपर हम अप्लाइड इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। दोनों ही तरह के पेपर्स के अपने महत्व होते हैं, लेकिन बिना थ्योरेटिकल पेपर्स के अप्लाइड इकोनॉमिक्स को समझना या व्यवहारिक अर्थशास्त्र को समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए हमें सैद्धांतिक जो परिभाषाएं हैं, सैद्धांतिक जो सिद्धांत हैं, उनकी समझ का होना भी ज़रूरी है। पूरे इकोनॉमिक्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, यानी कि किसी उपभोक्ता की बात करें या किसी प्रोड्यूसर की बात करें, उनके इकोनॉमिक बिहेवियर की बात करें, कंज्यूमर्स बिहेवियर या प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार या प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, जिसको कि हम उत्पादक व्यवहार कहते हैं। इस तरह से जो है हम प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, मार्केट, इन सब चीज़ों के बारे में हम कुछ अपने सिद्धांत हमारे जो हैं, या जो है फैक्टर्स टू प्रोडक्शंस जो हैं, जैसे कि लैंड, लेबर और कैपिटल, यानी कि पूंजी, श्रम और भूमि, इनको बेसिकली हम मान के चलते हैं कि ये तीन प्रमुख कारक होते हैं किसी अर्थव्यवस्था में निर्माण के या किसी अर्थव्यवस्था के प्रोडक्शन में। जो है ये तीन, कैपिटल, लेबर और लैंड, भूमि, पूंजी और श्रम, इन तीनों को मुख्यतः तीन मान के चलते, बाकी जब विस्तार से बातें करेंगे तब बाकी की बात करेंगे। तो इन तीनों को जो हम रिटर्न्स देते हैं, जो रिटर्न्स टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है, जो हम ये तीन उत्पादन के कारकों को जो प्रतिफल देते हैं, वो उसके भी कुछ सिद्धांत हैं, जैसे ब्याज के सिद्धांत, लगान के सिद्धांत, इस तरह के सिद्धांत हैं और कुछ नियम होते हैं। सिद्धांत जो है समय और स्थान के साथ बदलते हैं, यानी कि क्योंकि समाज जो है प्रगतिशील होता है, परिवर्तनशील होता है। जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आता रहता है, जैसे जैसे समाज में टेक्नोलॉजिकल चेंजेज आते हैं, जैसे जैसे समाज में फिलोसॉफिकल चेंजेज आते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेज आते हैं, तो इस तरह के परिवर्तनों के कारण सिद्धांत में भी परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए जो सिद्धांत एक समय में अप्लीकेबल है सोसाइटी या इकोनॉमी में, वह सिद्धांत आज के समय में शायद उतना उपयोगी या उस तरह से अप्लीकेबल नहीं हो, इसलिए सिद्धांत बदलते रहते हैं। दूसरी तरफ कुछ नियम होते हैं। नियम जो रहते हैं समय और स्थान के साथ नहीं बदलते हैं, वह हमेशा एक से ही रहते हैं। जैसे विज्ञान में हम सबको साधारण एक अगर एग्जाम्पल लें तो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये लॉ है जो थ्योरी से अलग है। लॉ में क्या है कि नियम जो है वो हमेशा, एप्पल अगर इंग्लैंड में भी गिरा तो नीचे ही गिरा, भारत में भी गिरेगा तो नीचे ही गिरा, 1930 में गिरा तो नीचे ही गिरा, 2020 में गिरा तो नीचे ही गिरा। तो वो हर समय हर जगह एक सा ही रहता है, नियम बदलते नहीं हैं, सिद्धांत परिवर्तनशील रहता है। तो हम अर्थव्यवस्था में भी कुछ नियमों को पढ़ते हैं, समझते हैं, कुछ सिद्धांतों को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो इन नियमों और सिद्धांतों की बुनावट के साथ हम लोगों ने स्नातकोत्तर जो विषय है अर्थशास्त्र का, उसके सिलेबस का निर्माण किया है। तो एमए इकोनॉमिक्स में आपको प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में 4 पेपर आपको पढ़ने हैं। कुल मिलाकर के आपको 8 पेपर पढ़ने रहते हैं। तो ये 4 पेपर में से जो पहला पेपर आपका रहता है वह है माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस यानी कि व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण। आपको इसके लिए जो पुस्तकें मिलेंगी उसमें हो सकता है कि व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण ना लिखा रहे, या व्यष्टि अर्थशास्त्र लिखा हुआ मिल जाए, या फिर एडवांस इकोनॉमिक थ्योरीज लिखा हुआ मिल जाए। तो एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी या माइक्रो इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, ये सभी किताबें एक सी ही रहती हैं। जहाँ तक किताब की बात मैं पहले करना चाहता हूँ, पुस्तक के लिए अगर हिंदी माध्यम में अगर आप किताब पढ़ते हैं तो एच.एल. आहूजा की किताब है, झिंगन की किताब है। ये पुस्तकें जो है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को अपने जो सिलेबस दी हुई जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुरूप लिखी हुई है और उस सिलेबस से मिलती जुलती। इसके अलावा भी
बहुत सारे ऐसे प्रकाशन हैं, जिन प्रकाशन की सरस्वती प्रकाशन हो या विश्वविद्यालय प्रकाशन या बहुत सारे प्रकाशन हैं जो अपने सिलेबस के अनुसार किताब लिखते हैं। तो उन किताबों का भी आपको अध्ययन करना चाहिए। अंग्रेजी माध्यम के लिए जैसे एक कुर्सियानिस है, उनकी किताब है, उस किताब को भी अगर आप पढ़ते हैं तो इस विषय वस्तु की जो सिलेबस दी हुई है, उस सिलेबस को वो पूरा करता है। अब इसके अप्रोच भी जो पहला पेपर आपको जो मैंने कहा, जैसा कि माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण, इसके अध्ययन के भी अब 2 तरीके हैं। पहला तरीका है जो ग्राफिकल मेथड से हम पढ़ सकते हैं, दूसरा तरीका है जो मैथमेटिकल मेथड्स को अप्लाई करके पढ़ सकते हैं। अब ये छात्रों की अभिरुचि है, उनकी मैथमेटिक्स कितनी अच्छी है, उस पर निर्भर करके वो किताबों का चयन करेंगे। लेकिन जिन छात्रों की अभिरुचि गणित में बहुत ज़्यादा नहीं है, जिन छात्रों को मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, उनके लिए भी यह विषय जो है उतना ही सरल है जितना गणित के जानकार छात्रों के लिए है। तो ऐसा कभी-कभी मुझे छात्र पूछते हैं कि सर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स दिखता है, तो ऐसा नहीं है। आप सही पुस्तक का अगर चयन करेंगे तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा भी माइक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। तो आइए हम पहले एक बार फिर से अपना जो पहला पेपर है माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, उसकी तरफ चलते हैं। क्योंकि याद रखिए, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं इकोनॉमिक बेस्ड, अर्थशास्त्र पर आधारित जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो विभिन्न पदों के लिए हो या फिर हायर स्टडीज़ के लिए हो या फिर यूजीसी या सीबीएसई नेट का एग्जामिनेशन हो या और किसी भी फेलोशिप स्कॉलरशिप का एग्जामिनेशन हो, इन सभी परीक्षाओं में ये एडवांस इकोनॉमिक एनालिसिस या माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस जो विषय वस्तु है, वह बहुत ज़्यादा मायने रखता है। उनमें से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। अगर आपका माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स अगर तैयार है, अगर आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र अच्छे से समझ में आ जाता है, तो आपको बाकी पेपर समझने में आपको आसानी होगी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें आप एक एडवांटेजियस पोजीशन में रहेंगे। इसलिए मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि जब भी आप माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस पढ़ें, थॉरोली पढ़ें, पूरे सिलेबस को गहन रूप से अध्ययन अगर आप कर पाते हैं तो निश्चित रूप से अर्थशास्त्र विषय के साथ आप जिस भी एक्सपेक्टेड और अभीष्ट के साथ आप जाना चाहते हैं फ्यूचर में, जिस भी एक्सपेक्टेशन के साथ आपने इकोनॉमिक्स एमए स्तर पर लिया, वो आपका निश्चित रूप से ही पूरा होगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों में कमोवेश एक सा ही सिलेबस है और उन सिलेबस में माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस पहला। इसको 5 यूनिट में यानी कि 5 इकाई में बांटा गया है। पहला यूनिट जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर से जुड़ा हुआ है। दूसरा यूनिट भी कंज्यूमर बिहेवियर से जुड़ा हुआ है, यानी कि किन विशेष परिस्थितियों में उपभोक्ता किस तरह का व्यवहार करता है, क्योंकि हर परिस्थिति में उपभोक्ता का व्यवहार बदलता रहता है। तो मांग की कीमत, चाहे वो तिर्यक हो, चाहे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो, चाहे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो, तो डिमांड इलास्टिसिटी जो मांग की लोच है, वो हमें प्रथम सेमेस्टर में पढ़ना है कि किस प्रकार से कि आय बढ़ने से मांग में परिवर्तन होता है या कीमत बढ़ने पर मांग में परिवर्तन होता है। तो कितना होता है, कितना बढ़ने पर या घटने पर कितना परिवर्तन मांग पर असर होता है, कितना असर आता है मांग पर। तो इन चीज़ों को जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की लोच। इसके अलावा इसी यूनिट में हमें पढ़ना है थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स एंड एम्पिरिकल एस्टिमेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि पूर्ति की लोच मांग के सिद्धांत की उपयोगिता के अनुसार इसका सैद्धांतिक पहलू तथा अनुभाविक आकलन कैसा होगा, पूर्ति की लोच के तहत हम इसे पढ़ेंगे। यानी कि फिर वही कि कीमत में जिस तरह से परिवर्तन आता है तो वह परिवर्तन कितना प्रभावित करता है पूर्ति को। तो उसको समझने के लिए हम
पूर्ति की लोच को पढ़ते हैं। इसके अलावा उपयोगिता जो कंज्यूमर्स यूटिलिटी है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कंज्यूमर जो है हर एक वस्तु जो है वो विभिन्न रूप में संसार में या उपलब्ध है और हर एक का अपनी अपनी एक उपयोगिता होती है और वह उपयोगिता समय, व्यक्ति और वस्तु के साथ साथ बदलती रहती है। हो सकता है कि एक वस्तु जितनी उपयोगी पहाड़ों में होगी, वह वस्तु उतनी उपयोगी मैदानी क्षेत्र में नहीं होगी। हो सकता है एक वस्तु जितना उपयोगी गर्मी के मौसम में होगी, उतना उपयोगी वो सर्दी के मौसम में नहीं हो सकता है। या उसकी उपयोगिता एक ही दिन में आपको एक गिलास पानी जब आपको लगा हो तब उसकी उपयोगिता अलग होगी, जब प्यास नहीं लगा हो तब एक गिलास पानी की उपयोगिता अलग होगी। तो उपयोगिता को समझना, क्योंकि वस्तु के मूल्य का निर्धारण में उपयोगिता एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो उपयोगिता किसे कहेंगे? उसका कार्डिनल अप्रोच क्या, इसको मापा जा सकता है या नहीं मापा जा सकता है? अगर मापा जा सकता है तो किस प्रकार से उसको मापा जा सकता है? इसके बारे में विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने मत रखे हैं और उन मतों को कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच के तहत हम समझने की कोशिश करते हैं। इसी इकाई में हम फिर उदासीनता वक्र को पढ़ते हैं। उदासीनता वक्र यानी कि उपयोगिता की एक ही लेवल, एक ही स्तर को दो वस्तुओं के विभिन्न कॉम्बिनेशन से हम जो प्राप्त करते हैं, यह एक कुछ हम लिमिटेशंस एजम्पशंस के साथ में इसको समझने की और समझाने की कोशिश इस इकाई में करेंगे कि किस प्रकार से विभिन्न वस्तुओं का संयोग एक कंज्यूमर को एक किस तरह से यूटिलिटी प्रदान करता है। तो हम उसे उपयोगिता वक्र के तहत समझेंगे। उसका प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होगा, फिर सेलर्स की प्रमेय कैसा होगा, क्षतिपूर्ति मांग वक्र किस तरह से हो सकता है उसका, जिसे हम कंपनसेटेड डिमांड कर्व कहते हैं, और उसके कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। इसके एप्लीकेशंस जो है, अनुप्रयोग जो है हमारे दैनंदिनी में, डे टू डे लाइफ में इसके किस प्रकार से अनुप्रयोग हैं। तब हम समझ पाते हैं कि जो यह सिद्धांत उदासीनता वक्र का या उपयोगिता का जो सिद्धांत दिया हुआ है, वो हमारे दैनंदिनी में, हमारे रोज़मर्रा के जीवन में किस प्रकार से उनकी एप्लीकेशन है, उनका अनुप्रयोग कैसे है। और इनके फिर कुछ एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं जिनको हम रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी बाय हिक्स या सेलर्स की रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ सेलर्स की, इनके माध्यम से समझेंगे। इसके अलावा जोखिम के अंतर्गत उपभोक्ता का चुनाव या अप्रत्यक्ष उपयोगिता फ्लड क्या होता है, कंज्यूमर किस तरह से जब रिस्क रहता है तो अपने उपयोगिता को बढ़ाने के लिए रिस्क लेता है, तो वह रिस्क किस प्रकार, उस रिस्क को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, उपयोगिता को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से होते हैं, किस किस कारणों से किस प्रकार से उपयोगिता को कम या बढ़ाया जा सकता है, मूल्य की भूमिका किस तरह से रहती है, कीमत की भूमिका किस तरह से रहती है। इन सब चीज़ों का अध्ययन जो है हम इस यूनिट में करते हैं। दूसरे यूनिट में जब हम जाते हैं तो हम वहाँ पर डिमांड एनालिसिस पढ़ते हैं। डिमांड एनालिसिस में उन्हें मांग का विश्लेषण, किस प्रकार से कीमतों का मांग के ऊपर में प्रभाव पड़ता है और उसको किस तरह से हम प्रदर्शित रेखीय व्यय प्रणाली के अंतर्गत या नवीन जो लीनियर एक्सपेंडिचर अप्रोच है या प्रोग्रामेटिक अप्रोच है, उसके तहत हम किस तरह से इनको समझा पाएंगे, व्याख्या कर पाएंगे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर इसी को बढ़ाते हुए जो उपभोक्ताओं का अधिशेष है, किस प्रकार से कंज्यूमर जो है अपने कंजम्पशन बिहेवियर का अनुपालन करते हुए एक सरप्लस के स्टेज में चला जाता है, कैसे उसको एक साइकोलॉजिकल आभासी एक सरप्लस की स्थिति बनती है जिसको हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। तो वो सरप्लस किस तरह से उसे मिल पाएगा, इसको पढ़ने की हम कोशिश हम इस यूनिट के माध्यम से करेंगे। इसमें डिमांड की थ्योरी में जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। प्राइस फॉर्मेशन जो है, कीमत का निर्माण का जो आरंभिक सिद्धांत है, मांग तथा पूर्ति का संतुलन, इसके साथ कॉब्वे थ्योरम यानी कि कॉब्वे प्रमेय,
के बारे में भी इस यूनिट में हम चर्चा करेंगे। और जो इंटर रिलेटेड मार्केट्स रहते हैं, माने यानी कि पारंपरिक संबंधित बाज़ारों में जो लैग्ड एडजस्टमेंट पश्चाता समायोजन जो होता है, उसको भी हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि प्रथम 2 जो यूनिट है, वो उपभोक्ताओं के व्यवहार से जुड़े हुए इकाई हैं, जिसमें हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि उपभोक्ता का व्यवहार किन किन कारकों से प्रभावित होता है, किस तरह से प्रभावित होता है, और इस व्यवहार को समझने के लिए हम कौन-कौन से इकोनॉमिक टूल्स लेते हैं, कौन-कौन से थ्योरम्स हैं, किस-किस मेजर इकोनॉमिस्ट ने, प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने इस विषय में अपनी-अपनी परिकल्पनाओं को प्रस्तुत किया है, इन 2 यूनिट में समझने की हम कोशिश करते हैं। तीसरी इकाई जो है वो प्रोडक्शन बिहेवियर, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर से है। प्रोडक्शन फंक्शन होते क्या हैं? प्रोडक्शन को कौन-कौन से आपके इनपुट्स जो हैं वो आउटपुट को किस तरह से, आउटपुट जो है किस-किस इनपुट से डिटरमिन होते हैं। यानी कि उनके फंक्शंस में इनपुट आउटपुट का जो रिलेशनशिप है, उनको समझने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में जो इंक्रीज जो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, यानी कि जो फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन जो इनपुट्स हैं, उनको अगर हम बढ़ाते हैं या बढ़ाते जाते हैं, तो किस तरह से दीर्घावधि में, अल्पावधि में परिवर्तनीय अनुपातों का नियम क्या है या पैमाने का प्रतिफल क्या है, पूरे के पूरे अगर स्केल ही हमने बदल दिया तो किस तरह से आउटपुट बदलेगा। यानी कि इनपुट और आउटपुट के अंतर्मध्य जो संबंध है वो किस तरह का है, और यह रिश्ता, यह जो संबंध है वो क्या, उसका बिहेवियर क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसके डायमेंशंस क्या है, ये जो इसको हम समझने की कोशिश इस यूनिट के माध्यम से करेंगे। इसके लिए हम आइसोकांट कर्व जो समोत्पाद रेखाएं हैं और इस तरह के कुछ टूल्स जो है, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स या इस तरह के जो टूल्स हैं, उनका उपयोग करके हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम यह भी इस यूनिट में समझने की कोशिश करेंगे रिटर्न्स टू फैक्टर्स क्या हैं, और जो पैमाने की मितव्यताएँ हैं, माने रिटर्न्स टू फैक्टर्स माने यानी कि संसाधनों के प्रतिफल कैसे हो सकते हैं। संसाधन यानी कि जो हमने जो भूमि या जो श्रम या जो लागत लगाए, उसके प्रतिफल किस तरह से आते हैं। वो बढ़ता हुआ है या घटता हुआ है या बराबर है, इस तरह की बातें हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। फिर इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, मल्टी प्रोडक्ट फर्म, बहुत्पादी फर्म, प्रतिस्थापन की लोच, यूलर प्रमेय, इन सब चीज़ों को हम जो है यूनिट 3 के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। यूनिट 4 में हम जो है फिर जो है तकनीकी प्रगति, उत्पादन फलन, कॉब डगलस, सीस, यह सब प्रोडक्शन फंक्शंस जो है उनको मैथमेटिकली किस तरह से हम डिटरमिन कर सकते हैं, कैसे हम समझ पाएंगे कि इनपुट्स का असर आउटपुट पर कैसे, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स का असर जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर किस प्रकार से है। यूनिट 4 जो है वह हमें टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में जो बताया, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसी यूनिट में जो है उत्पादन फलन से लागत फलन की जो है व्युत्पत्ति किस प्रकार से हो सकती है, साधनों की व्युत्पन्न मांग क्या कहलाती है, वह हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। इन सब की समझ, इन सब की पढ़ाई जो है हम यूनिट 4 में करते हैं। यूनिट 5 जो है वो जो है कीमत तथा उत्पादन निर्धारण से जुड़ा हुआ है, जिसमें बाजार के विभिन्न जो फॉर्म्स होते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार प्रतियोगिता, अल्पाधिकार प्रतियोगिता, इन सभी प्रतियोगात्मक जो मार्केट है, कॉम्पिटिटिव मार्केट्स है, परफेक्ट मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट, तो इन सभी मार्केट्स में शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में हम किस प्रकार से कीमत का निर्धारण कर सकते हैं। वो कौन से फैक्टर्स है जिससे कि हम यह समझ पाते हैं कि किसी भी विशेष मार्केट कंडीशन में जो प्रोड्यूसर्स है वो कीमत का निर्धारण किस तरह से करता है, और साथ ही वह उत्पादन का निर्धारण किस तरह से करता है। तो उत्पादन का निर्धारण और कीमत का निर्धारण के तत्व कारक तत्व कौन से हैं, वो किस तरह से इस पर असर डालते हैं, इन सब चीज़ों को हम यूनिट 5 में पढ़ेंगे। इसके अलावा 5वीं यूनिट में हम जो है एकाधिकार, अल्पकालिक, दीर्घकालिक साम्यावस्था किस तरह से हो सकता है, कीमत विभेदीकरण क्या कहलाता है,
कीमत विभेदीकरण का क्या रोल रहता है, कल्याणकारी पहलू जो हैं एकाधिकार नियंत्रण और नियमन में वो क्या होते हैं, वेलफेयर एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को हम जो है अपने इस माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट पेपर में पढ़ेंगे। कुल मिलाकर आप देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में आपने प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, कंज्यूमर्स बिहेवियर, मार्केट स्ट्रक्चर और मार्केट में किस तरह से प्राइस और आउटपुट डिटरमिन किया जा सकता है, इसके बारे में पढ़ना है। यानी कि उपभोक्ता का व्यवहार, उत्पादक का व्यवहार, बाजार के विभिन्न रूप और इन बाजार के विभिन्न रूपों में दीर्घकाल और अल्पकाल में किस प्रकार से मूल्य का निर्धारण कर पाएंगे। और ये पूरा यूनिट पढ़ने के बाद में आपको खुद ही यह समझ में आएगा कि अर्थशास्त्र कितना सरल, सहज और एक लॉजिकल साइंस है, जिसमें आर्ट्स है, जिसमें साइंस का भी आपको पुट मिलेगा। और यह जो है आपको जो दूसरे पेपर आप जो पढ़ेंगे, मैक्रो भी जब आप पढ़ेंगे, उसमें भी माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस की जो समझ जो है आपको सहायता प्रदान करेगी। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि यह पहला पेपर बहुत ही काम का, बहुत ही बहुमूल्य प्रश्न पत्र कहिए या सिलेबस कहिए, जो आपके इकोनॉमिक्स के करियर में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो मैं छात्रों आपसे चाहूँगा कि आप इस प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ें और आने वाले वर्षों में जो है इस प्रश्न पत्र के माध्यम से आप अपना करियर में अच्छा करें। आपको इसी शुभकामनाओं के साथ में मैं मनीष शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।